अस्सलाम वालेकुम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़, डाइजेस्टिव और किडनी डिजीज़ के मुताबिक अगर कोई शख्स हफ्ते में 3 बार से कम पखाना करे या अगर उसका पखाना सख्त या खुश्क हो और अगर निकलने में मुश्किल और दर्द हो तो उसे कब्ज़ समझा जाता है। तो सबसे पहले कब्ज़ की जो मुमकिन वजूहात है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे ख़राब ग़िज़ा है। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, चीनी, सफ़ेद आटा, अल्कोहल, नुकसानदेह चिकनाई और मसनूई अज्जा शामिल हो तो वो पखाने के नॉर्मल अमल को मुश्किल बना सकता है। दूसरे नंबर पर ज़हनी दबाव है। ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स की पैदावार को मुतासिर कर सकता है और इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट मसल टेंशन, सोजिश, एंजाइम्स की कमी और हाजमे की ख़राबी पर होता है। तीसरे नंबर पर जिस्मानी सरगर्मी की कमी है। वर्जिश खून के बहाव को बेहतर करता है, आंतों की पट्टों को मजबूत करता है और स्ट्रेस को कम करता है जिससे कब्ज़ में बेहतरी आती है। इसके अलावा चौथे नंबर पर कुछ अद्वियात हैं जो कि कब्ज़ का सबब बन सकता है। ओपियोइड्स वो दवाइयाँ हैं जो कि जिस्म में शदीद दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ट्रामाडोल, मोरफिन, कोडीन, फेंटेन वगैरह शामिल हैं। ये आसाबी निज़ाम को सुस्त करता है और आंतों की हरकत को कम करता है जिससे कब्ज़ हो सकता है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटासिड्स, कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स, एंटी कन्वल्सेंट्स यानी मर्गी की अद्वियात, नारकोटिक्स यानी मंशियात या नशा और अद्वियात, डाययूरेटिक्स और एंटी कोलिनर्जिक शामिल हैं जो कि ओवर एक्टिव ब्लैडर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और पार्किंसन डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अद्वियात एसिटाइलकोलिन को रोकती है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये नींद की और एलर्जी की अद्वियात में भी शामिल होती है। कब्ज़ की एक और वजह आंतों के बैक्टीरिया का अदम तवाज़ुन है। आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पखाने को रेगुलेट करते हैं। वो ग़िज़ाएँ जिनमें फ़ाइबर मौजूद होते हैं प्रीबायोटिक्स फराहम करते हैं और ये प्रीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद भी करते हैं। ज़ैबितीज़, थायराइड के मसाइल जैसा कि हाइपोथायराइडिज्म, मेनोपॉज़, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी कब्ज़ का सबब बन सकती है। इसके अलावा मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि पट्टों के नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी है। तो इसकी कमी की वजह से आंतों के पट्टे सख्त हो सकते हैं और ज़हनी दबाव के अलामात भी बढ़ सकते हैं। जल्दी में पखाना करना या टॉयलेट पर गलत पोजीशन में बैठना आंतों को सही तरह से खाली ना होने का एहसास दिला सकता है। तो कब्ज़ को दूर करने के लिए हम क्या इक़दामात कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें फलियाँ, दालें, शकरकंदी, सेब, नाशपाती, बेरीज़, आलू बुखारा, एवोकाडो, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ब्रोकली, विंटर स्क्वाश और गैर प्रोसेस्ड शुदा अनाज शामिल हैं। दूसरे नंबर पर हरी पत्तों वाली सब्जियां हैं। ये फाइबर के साथ मैग्नीशियम का भी ज़रिया होती है जो कि कब्ज़ को बेहतर करने में मदद करता है। इनमें कैलोरीज कम होती है और पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और ग़िज़ाएँ से भरपूर होते हैं इसलिए रोज़ाना इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है। तीसरे नंबर पर आलू बुखारा और अंजीर हैं। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और एक नेचुरल लैक्सेटिव का काम करते हैं तो रोज़ाना चंद दाने कब्ज़ में मददगार हो सकता है। चौथे नंबर पर गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पर सुबह उठने के बाद अगर गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं तो ये हाज़मा तेज़ करता है। मसलन हर्बल टी जैसे कि सेना टी, नीम गर्म पानी में लेमन, यखनी और कॉफ़ी। पाँचवें नंबर पर पानी का इस्तेमाल है। फाइबर को आंतों में से गुजरने और पखाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप पानी कम पीते हैं और फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कब्ज़ मज़ीद बढ़ सकता है। तो फाइबर डाइट शुरू करते वक्त हर 2 घंटे के बाद 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं और दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीने की एक रूटीन रखें। छठे नंबर पर चिया सीड्स हैं और अलसी के बीज हैं। इनमें फाइबर के साथ सेहतमंद चिकनाई होती है और ये पानी को भी एब्जॉर्ब करता है। तो रोज़ाना 2 से 3 चम्मच पानी में कुछ घंटे या ओवरनाइट भिगोने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड ऑयल आंतों को लुब्रिकेट करता है जिससे पखाना आसानी से निकलता है। तो फ्लैक्स सीड ऑयल का 1 चम्मच रोज़ाना लेना भी मदद कर सकता है। अब कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि कब्ज़ के इलाज के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले सीलियम हस्क है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और ये स्टूल की शक्ल बनाने में भी मदद करता है।
پانی یا کسی مشروب میں ملانے سے یہ پھول جاتا ہے اور یہ اسٹول میں بلک پیدا کرتا ہے، جس سے آنتوں کی حرکت تیز ہوتی ہے اور پخانا آسانی سے ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک کھانے کا چمچ تقریباً 1 گلاس پانی میں ملا کر پئیں۔ دوسرے نمبر پر کاڈ لیور آئل ہے۔ صبح اٹھ کر 1 گلاس گاجر کے جوس میں 1 کھانے کا چمچ کاڈ لیور آئل یا فلیکس سیڈ آئل ملا کر پینے سے یہ آنتوں کی حرکت کو تیز کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کیسٹر آئل ہے، جو کہ ایک نیچرل لیکزیٹو کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو قبض کے علاج کے لیے عام طور پر 15 سے 60 ml دن میں 1 بار پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 1 سے 4 چائے کے چمچ کے برابر ہے۔ نمبر 4 پہ منرل آئل ہے۔ یہ نظام ہاضمہ کے راستے میں ایک لبریکیٹنگ لیکزیٹو ایفیکٹ رکھتا ہے اور اسے 15 سے 45 ml دن میں 1 بار یا 2 حصوں میں لے سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ایپل فائبر ہے۔ سیب میں پیکٹن نامی ایک فائبر ہوتا ہے جس سے اسٹول کو آنتوں سے گزرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو روزانہ دن میں 2 بار 1 سے 2 چائے کے چمچ استعمال کریں۔ 6 نمبر پر میگنیشیم ہے۔ یہ آنتوں کی حرکت کو بہتر کرتا ہے۔ روزانہ 250 ملی گرام دن میں 2 سے 4 بار لے سکتے ہیں۔ میگنیشیم سٹریٹ کو آہستہ آہستہ بڑھائیں اور اگر ڈائریا ہو تو مقدار کم کر دیں۔ 7ویں نمبر پر پروبایوٹکس ہیں۔ آنتوں کو صحت مند رکھنا ہاضمے کے مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ پروبایوٹک جس میں کم از کم 15 بلین لائیو اور ایکٹیو بیکٹیریا ہو اس کو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ پریبیوٹکس بھی استعمال کریں کیونکہ وہ پروبایوٹکس کی خوراک ہوتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ایلو ویرا جوس ہے۔ یہ سوزش کو کم کرتا ہے اور پخانے کی رفتار کو بہتر کرتا ہے اور یہ ایک قدرتی لیکزیٹو کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ تو روزانہ 1/4 کپ لیں اور علامات کے مطابق مقدار کو ایڈجسٹ کریں۔ آخر میں گلوکومنان ہے۔ یہ بھی ایک قدرتی فائبر ہے جو کہ اسٹول میں بلک بناتا ہے۔ کوجیک روٹ سے حاصل کرتا یہ فائبر قبض کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں اگر آپ کوئی ادویات استعمال کر رہے ہیں جس سے آپ کو قبض ہو رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے کسی الٹرنیٹیو میڈیسن کے بارے میں مشورہ کریں۔